नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक है वैश्विक महामारी संधि। ये जो संधि है इस समय खास तौर पे चर्चा में है और ऐसी परिस्थितियों में ये संधि हुई है जब अमेरिका अनुपस्थित है, यानी अमेरिका की अनुपस्थिति में ये हुआ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संधि है। और ये जो संधि है, ये पूरा जो संधि है महामारी के खिलाफ पूरी दुनिया अब एकजुट है। इसी कारण से ये जो संधि है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर ऐसे संधि की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि अमेरिका की जो अनुपस्थिति है उसका क्या मायने हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और क्या है ये वैश्विक महामारी संधि, इस संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये बनाई गई है, संधि के मुख्य जो प्रावधान है वो क्या है, उन सभी प्रावधानों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो WHO है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत क्या इससे संबंधित है, किस हद तक संबंधित है और इस संधि की क्या लिमिटेशन है, क्या सीमाएं हैं, क्या बाध्यताएं हैं, क्या ये पर्याप्त है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद हम बात कर लेंगे इसकी क्यों आलोचना हो रही है और भविष्य के संदर्भ में इसकी क्या राह हो सकती है। इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अमेरिका की अनुपस्थिति में वैश्विक महामारी जो संधि है ये क्यों महत्वपूर्ण है और महामारी के खिलाफ जो पूरी दुनिया एकजुट है ये कैसे एकजुट है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो इस पूरे आर्टिकल को समझने के लिए एक बड़े ही महत्वपूर्ण द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल हम लेते हैं जिसमें ये कहा गया कि मेंबर स्टेट्स ऑफ WHO एडॉप्ट ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी। यही बात की जा रही है कि जो वैश्विक महामारी संधि है उसे एडॉप्ट किया गया है। व्हाट डज इट्स इंटेल, तो डिटेल में देखेंगे, इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी इस वैश्विक महामारी संधि की, तो देखिए आप सभी कहीं ना कहीं भुक्तभोगी हैं। जो कोविड-19 है, ये जो महामारी पेंडेमिक जो काल था, इसने ये तो स्पष्ट कर दिया कि दुनिया महामारी के लिए काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। और अमीर जो देश हैं, जो सुपर पावर्स हैं, जो मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनके द्वारा जो टीके हैं, जो वैक्सीन है, वो आवश्यक जो दवाएं हैं उनकी जमाखोरी की जाती है जब कोई खास परिस्थिति होती है। और ऐसी परिस्थिति में जो पिछड़े हुए देश हैं, ग्लोबल साउथ के देश हैं, विकासशील देश हैं, असहाय जो देश हैं, वो कहीं ना कहीं असहायता महसूस करते हैं। और उनके प्रति जो मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जो कह सकते हैं कि जो अमीर देश हैं, वो कहीं ना कहीं उनके प्रति एक हीन भावना का प्रदर्शन किए और ये उदाहरण देखने को मिला। और इस परिस्थिति में एक समन्वित जो वैश्विक प्रतिक्रिया है उसकी जो कमी खली, उस कमी को कहीं ना कहीं उस कमी ने लाखों लोगों की जानें ले ली। और इस वैश्विक महामारी संधि के लिए कहीं ना कहीं जो बातचीत है वो उसी काल के बाद दिसंबर 2021 में इसकी जो पटकथा है वो लिखी गई। और उस समय जो खास तौर पे जो सार्स कोविड-2 था, उसका जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो दुनिया भर में एक तरह से देखें तो फैल रहा था और कोविड-19 की एक बड़ी जो नई लहर है वो भी पैदा कर रहा था। और अब फिर से देखें तो एक तरह से जो इस पूरे जो कोविड-19 है इसका एक नया जो वेरिएंट है अब धीरे धीरे पैर पसार रहा है। और इसी पूरे घटनाक्रम में देखेंगे तो ये पूरा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। खास तौर पे देखें तो वर्ष 2021 में महामारी की जो प्रतिक्रिया है इस पर स्वतंत्र पैनल की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि खराब जो रणनीतिक विकल्प है, जो स्ट्रेटजी है वो खराब थे, उसके जो विकल्प थे उनमें काफ़ी समस्याएं थी, जो भी असमानताएं हैं, वैश्विक जो समन्वय की कमी है, ये सारी विफलताओं के पीछे कहीं ना कहीं इनका एक खास कारण के तौर पे ये रहे थे। और इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2021 में जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है, उसी के लीडरशिप में, उसी के तत्वाधान में एक वैश्विक महामारी जो संधि है, ग्लोबल पेंडेमिक जो एकॉर्ड है, उस पर कहीं ना कहीं पहल शुरू की गई, जो मई 2025 में जाकर क्या हुई है, ये पूर्ण हुई है और इसे पूर्ण रूप से अपनाया गया है। महामारी जो संधि है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की जो भागीदारी है उसके बगैर अपनाया गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो जो अमेरिका है, ये अमेरिका क्या है कि 20 जनवरी 2025 को क्या हो चुका है, तो यूएस से
खास तौर पे देखें तो जो WHO है उससे अपने को अलग कर लिया है। तो यूएसए की अनुपस्थिति में क्या है कि ये पूरा जो वैश्विक महामारी संधि है इसको अपनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। क्या है वैश्विक महामारी संधि, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो देखिए, जो पेंडेमिक ट्रीटी है, महामारी जो संधि है, ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय क्या है, एक समझौता है। और ये किनके बीच का समझौता है, जो भी WHO के सदस्य देश हैं। और WHO के जो सदस्य देश हैं उन्होंने महामारी की स्थिति में समन्वित स्तर पे वैश्विक प्रतिक्रिया के लिए इसे अपनाया है। और ये पूरी तरह से विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है उसके इतिहास में ऐसा दूसरा समझौता है। और इससे पहले अगर देखेंगे तो पहला जो समझौता था वो 2003 का जो तंबाकू नियंत्रण जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन था, वो इस तरह का पहला समझौता था। अब इसमें अगर बात करें कि ये जो विश्व महामारी संधि है, आखिर इसके पीछे एम क्या है, मोटो क्या है, तो देखिए, वैश्विक स्तर पे अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है, दुरूह स्थिति आती है, दयनीय स्थिति आती है, महामारी वाली स्थिति आती है, तो ऐसे स्थिति में सदस्य राष्ट्रों का जो वैश्विक स्तर पे जो समन्वय है उसको स्थापित किया जा सके। रोगजनक और जो भी वैक्सीन है उसके जो डेटा है उन डेटा को कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रदर्शित करना कि किस देश के पास, किस अर्थव्यवस्था के पास कितना रोगजनक और उससे जुड़ी हुई जो भी वैक्सीन है वो अवेलेबल है। दवाओं और टीकों तक जो समान पहुंच है वो सुनिश्चित करना, वैश्विक स्तर पे जो एक समानता है उसको कहीं ना कहीं प्रस्तुत करना। प्रौद्योगिकी और ज्ञान का जो हस्तांतरण है कि ऐसी परिस्थितियों में जो टेक्नोलॉजी है, जो नॉलेज है, उसका क्या किया जाए, एक तरह से आदान प्रदान किया जाए और न्यायपूर्ण सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है उस नीति को कहीं ना कहीं निर्मित किया जाए। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये जो विश्व महामारी संधि है इसको अपनाया गया है। अब देखिए, संधि के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, पहला जो प्रावधान है वो है कि रोगजनक पहुंच और लाभ का साझाकरण जो प्रणाली है, इसमें पैथोजन एसेस एंड बेनिफिट्स शेयरिंग जो सिस्टम है उस पर खास तौर पे बात कही गई है, क्योंकि ये पूरा जो प्रणाली है, इस पूरे पद्धति या इस तरीके पर ये कहा गया कि महामारी के दौरान जो भी उत्पन्न रोगजनक जो नमूने हैं, जीनोमिक जो अनुक्रम है और अन्य जो वैज्ञानिक डेटा है उसको WHO के साथ सभी सदस्य देश जो इस संधि को अपनाए हैं वो साझा करेंगे। हाँ, इसके बदले जो दवा कंपनियां हैं वो दवा कंपनियां उनके द्वारा विकसित जो टीके हैं, जो उपचार हैं, जो परीक्षण विधियां हैं, उनका 10% WHO को निःशुल्क और 10% रियायती दर पर क्या करना होगा, उनको उपलब्ध कराना होगा। दूसरी बात करें कि संधि का जो दूसरा प्रावधान है वो क्या है, तो देखिए, प्रौद्योगिकी और ज्ञान का आदान प्रदान करना। जो भी विकसित देश हैं, जो कंपनियां हैं, उनको विकासशील देशों में वैक्सीन निर्माण और दवा उत्पादन की जो क्षमता है वो विकसित करने के लिए जो भी तकनीकी सहायता है वो देनी अनिवार्य है। जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, निजी जो कंपनियां हैं, उनको दी जाने वाली जो भी रिसर्च फंडिंग है उसको इस शर्त से जोड़ा जाएगा कि महामारी अगर कोई आती है, इस तरह की कोई परिस्थिति आती है, तो उस समय उनका जो आउटपुट है वो विश्व स्तर पे न्याय संगत रूप से क्या कर दिया जाएगा, शेयर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनकी अपनी संपत्ति मानकर वो इसे कहीं ना कहीं अपने तक सीमित रखेंगे। तीसरा जो प्रावधान है, राष्ट्रीय स्तर पे इसके लिए प्रिपेयर करने की बात कही गई कि सभी जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पे क्या करना होगा, महामारी प्रतिक्रिया जो नीतियां हैं वो विकसित करनी होंगी, इन पर खास तौर पे काम करना होगा। और जो भी गवर्नमेंट होंगी, जो भी राष्ट्रों की सरकारें होंगी, वो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाएं और निजी कंपनियां इस ढांचे के भीतर एक तरह से देखें तो मिलकर काम करेंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पहल की गई है वो WHO के तत्वाधान में की गई है। तो WHO के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो आपको पता होना चाहिए। ये जो संगठन है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसकी जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। किस उद्देश्य से, तो स्वास्थ्य के लिए जो भी सर्वोच्च संभव स्थिति है वो सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है और इसके लगभग इस समय वर्तमान में 194 मेंबर्स हैं। WHO की जो स्थापना है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चिंताएं थी उनको ध्यान में रखते हुए किया गया था। और
इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी पॉलिसीज है उनका निर्माण करना, अगर कोई पेंडेमिक है, रोगों की जो निगरानी है, जो वैक्सीनेशन है, दवाओं का जो स्टैंडर्ड या मानकीकरण है और सदस्य देशों की जो भी तकनीकी सहायता है, ये सारे कार्य डब्ल्यूएचओ के जिम्मे निर्धारित किए गए हैं। डब्ल्यूएचओ की सर्वोच्च जो नीति निर्माण संस्था है वो विश्व स्वास्थ्य सभा है, ये आपको ध्यान देना है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इसकी सबसे उच्च नीति निर्माण संस्था है। इसके अलावा जिसमें सभी देश भाग लेते हैं और संगठन का जो क्रियान्वयन है, जो रेगुलेशन है, वो एक कार्यकारी बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जबकि इस संगठन के जो प्रशासनिक है वो प्रमुख डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक होते हैं। और वर्तमान में ये जो पद है किसके पास है, तो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम इनके पास ये पद रखा गया है। उद्देश्य सभी देशों का कहीं ना कहीं न्याय संगत जो स्वास्थ्य संसाधन है उसकी आपूर्ति की जा सके, उसको साझा किया जा सके और इसके लिए एक पूरा जो कानूनी ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है वो विकसित की जा सके। तो ये पूरा इसके बारे में हमने देखा। संधि की जो सीमाएं हैं आखिर क्या वो पर्याप्त हो जाती हैं, क्या वो सफिशियंट है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको लेकर भी इसकी लिमिटेशन पर बात हो रही। तो देखिए, इस संधि में कोई अभी बाध्यकारी शक्ति नहीं है, ये एक बात महत्वपूर्ण रूप से, क्योंकि इसका आर्टिकल जो 24 है उसके पैराग्राफ 3 में ये स्पष्ट करता है कि डब्ल्यूएचओ किसी भी देश की आंतरिक नीतियों या कानून को बदलने या उसे निर्देशित करने का अधिकार नहीं रखता है। यही नहीं, टीकाकरण की जो अनिवार्यता है, जो लॉकडाउन है, उसके प्रतिबंध का अधिकार नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ किसी भी देश में वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने से संबंधित स्पष्ट कोई बात नहीं करता है, या यात्रा प्रतिबंध लगाने, लॉकडाउन लागू करने या चिकित्सा से जुड़े जो भी उपाय हैं उनको लागू करने का जो आदेश है वो इसके कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। कार्यान्वयन की जो अनिश्चितता है रेगुलेशन के स्तर पर देखें तो यदि भविष्य में कोई इस तरह की पेंडेमिक की स्थिति आती है और देश इस संधि के प्रावधानों का पालन अगर नहीं करते हैं तो डब्ल्यूएचओ के पास कोई इस तरह का कह सकते हैं कि दंडात्मक छड़ी नहीं है, एक तरह से प्रावधान नहीं है। तो ये एक ज्यादा कह सकते हैं कि लिमिटेशन की बात है। यही नहीं, नवाचार और बौद्धिक संपदा जो अधिकार है, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट है, इनोवेशन है, इस संदर्भ में अगर देखें तो दवा जो कंपनियां हैं वो इस बात को लेकर हमेशा कंसर्न उनका रहता है, चिंता रहता है कि अगर बौद्धिक संपदा की सुरक्षा कमजोर होती है तो नवाचार में निवेश नहीं करेंगे, इस तरह की बात कही गई है। और जो भी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसकी जो संस्था है IFPM में, इसके अनुसार अगर देखें तो जो भी प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र, वहाँ की भागीदारी के बिना महामारी से निपटना उतना संभव नहीं है, ये बात कही गई है। अगर आलोचना की बात करें कि किन बिंदुओं के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आखिर इसकी लिमिटेशन क्या है। तो देखिए, जो यूएसए है वो सुपर पावर है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे ये इस समय पूरे दुनिया में मौजूद है, जो वैश्विक स्वास्थ्य के प्रमुख भूमिका अभी तक निभाता रहा है। और इस संधि से इस बार वो बाहर हो चुका है, क्योंकि पहले ही अपने को इस ऑर्गेनाइजेशन से वो बाहर कर लिया। इससे संधि की जो प्रभावशीलता है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होना लाजमी है। हालांकि ये जो संधि है, ये जो नीति है, ये भावना के स्तर पे एक बड़ी कह सकते हैं कि उपलब्धि मानी जा रही है, पर इसके रेगुलेशन के स्तर पे, इसके अनुपालन की जो रूपरेखा होनी चाहिए, एक रेगुलेशन के स्तर पे जो मानक होने चाहिए, कहीं ना कहीं वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है। इस कारण से इसकी रियल या इसकी वास्तविक, इसकी व्यवहारिक स्तर पे जो उपयोगिता है उस पर कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न होता है, और ये एक बड़ा मुद्दा है। यही नहीं, वैश्विक महामारी जो संधि है इसका एक ऐतिहासिक कदम है, जो महामारी से निपटने के लिए देखें तो जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उनके सहयोग और वैश्विक दृष्टिकोण को कहीं ना कहीं यहाँ पर रेखांकित करता है। हालांकि ये जो संधि सिद्धांत है अत्यंत उपयोगी है, परंतु इसका जो कार्यात्मक प्रभाव है अभी भी सामने आना बाकी है, जब देश राजनीतिक इच्छा शक्ति, पारदर्शिता और इसके साथ ही जो अपना नैतिक उत्तरदायित्व है उसके साथ जब इसे लागू करेंगे तब जाके ये जो वैश्विक महामारी संधि है वास्तव में उपयोगी होगी, व्यवहारिक होगी और सबके लिए एक समानता के स्तर पे जो एक सुरक्षित समाज है, सुरक्षित विश्व है, उसकी जो कह सकते हैं रूपरेखा है वो उपलब्ध हो पाएगी। तो ये इसके बारे में हमने देखा, और इसी कह सकते हैं कि मुद्दे के ऊपर एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि संधि में डब्ल्यूएचओ को निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला है लॉकडाउन लागू करने का, टीकाकरण का अनिवार्य करना, किसी देश के घरेलू कानून में हस्तक्षेप करना और
ऊपर के सभी जो विकल्प हैं सारे ही सही है, ये बात कही गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है और बताना है कि आखिर सही उत्तर क्या होगा। तो आज के एपिसोड में हमने वैश्विक महामारी जो संधि है, इस ग्लोबल जो पेंडेमिक ट्रीटी है, इसके बारे में हमने बात किया, क्योंकि अभी इसी महीने में अब हाल ही में ये जो ट्रीटी है ये अपनाई गई है और ये खास तौर पे देखें तो अमेरिका की अनुपस्थिति में अपनाई गई है। तो एक विश्व स्तर पे इस संधि की चर्चा हो रही है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।